कल्पना कीजिए एक ऐसे लड़ाकू विमान की जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में दौड़ सकता है, बेहद ऊंचाई तक पहुंच सकता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के विमानों को पहचान सकता है और लंबी दूरी की मिसाइलों से उन्हें निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, यह अकेले काम करने के बजाय दूसरे विमानों के साथ अपनी जानकारी साझा करके पूरे इलाकों की हवाई सुरक्षा में योगदान दे सकता है। यही वजह है कि मिग-31 को केवल एक लड़ाकू विमान कहना इसके वास्तविक स्वरूप को कम करके आंकना होगा। यह एक तरह की उड़ती हुई एयर डिफेंस बैटरी है जिसे खास तौर पर दुश्मन के बम बर्स को, टोही विमानों और क्रूज मिसाइलों जैसे खतरों को रोकने के लिए बनाया गया था। 1964 में E-155 प्रोटोटाइप ने पहली बार उड़ान भरी। मिकोयान और गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित इस परियोजना ने आगे चलकर मिग-25 को जन्म दिया। उस दौर में मिग-25 को इंजीनियरिंग का चमत्कार माना गया। यह विमान लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 23 से 25 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकता था। इसका उद्देश्य था ऐसे दुश्मन विमानों को रोकना जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई और बहुत ज़्यादा गति के भरोसे सोवियत हवाई सुरक्षा से बच निकलने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन युद्ध की रणनीति बदलने लगी। दुश्मन के विमानों ने ऊंचाई और गति के बजाय बेहद कम ऊंचाई पर उड़ना शुरू किया। जमीन के करीब उड़ने वाले विमान और क्रूज मिसाइलें बड़े ग्राउंड रडार की पकड़ से बच सकती थी। ऐसे लक्ष्यों को रोकना मिग-25 के लिए उतना आसान नहीं था। मिग-25 की दूसरी समस्या थी उसकी सीमित रेंज और जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस नेटवर्क पर निर्भरता। पायलट को कई काम खुद संभालने पड़ते थे। सोवियत सैन्य योजनाकारों को अब ऐसे इंटरसेप्टर की जरूरत थी जो तेज तो हो लेकिन ज़्यादा दूर तक उड़ सके, अलग अलग ऊंचाइयों पर काम कर सके और अपने सेंसर के दम पर दुश्मन का पता लगाने में सक्षम हो। इसी ज़रूरत से मिग-31 की कहानी शुरू हुई। 1968 में E-155MP परियोजना पर काम शुरू हुआ। शुरुआती चरण में इंजीनियरों ने कई तरह के डिजाइन पर विचार किया। बदलती स्वीप वाले पंखों से लेकर अलग अलग टेल डिजाइन तक कई विकल्प सामने आए, लेकिन बदलती स्वीप वाले पंखों की तकनीक जटिल और भारी थी। इससे विमान का वजन बढ़ता और प्रदर्शन प्रभावित होता। इसलिए अतः एक अधिक व्यवहारिक डिजाइन चुना गया। पहला प्रोटोटाइप 1975 में हवा में पहुंचा। कई परीक्षणों और सुधारों के बाद आखिरकार 1981 में मिग-31 को सोवियत वायु सेना में शामिल किया गया। बाहर से देखने पर मिग-31 काफ़ी हद तक मिग-25 जैसा दिखाई देता है, लेकिन दोनों विमानों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। मिग-31 की लंबाई करीब 21.6 मीटर और बिग स्पैन लगभग 13.5 मीटर है। यह बेहद बड़ा और भारी विमान है। पूरी तरह तैयार अवस्था में इसका वजन लगभग 46 टन तक पहुंच सकता है। इसका वजन इतना ज़्यादा होने के बावजूद इसे तेज गति और ऊंचाई के लिए डिज़ाइन किया गया था। विमान के निर्माण में स्टील के साथ एल्युमिनियम और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया। मिग-25 की तुलना में सामग्री का संतुलन बदला ताकि नई मशीन में बेहतर संरचनात्मक तापी व्यवस्थाएं हासिल की जा सके।
लेकिन मिग 31 के भारी होने का सबसे बड़ा कारण केवल उसका एयर फ्रेम नहीं था। इसके अंदर बेहद शक्तिशाली इंजन, विशाल ईंधन भंडार, बड़ा रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें थी। मिग 31 के इंजन का नाम है D-13F6। यह इंजन मूल रूप से इस्तेमाल होने वाले समान D-13 का साधारण स्वरूप नहीं था। इसे मिग 31 की ज़रूरतों के अनुसार बड़े पैमाने पर संशोधित किया गया था। इसमें आफ्टर बर्नर, बेहतर कूलिंग, ज़्यादा तापमान सहने वाली सामग्री और कई उन्नत प्रणालियां जोड़ी गईं। दोनों इंजन आफ्टर बर्नर के साथ मिलकर लगभग 152 किलो न्यूटन तक का संयुक्त थ्रस्ट पैदा कर सकते थे। इस इंजन का एक बड़ा फायदा था कि यह मिग 25 के इंजन की तुलना में बेहतर ईंधन क्षमता प्रदान करता था और यही सुधार मिग 31 की रेंज बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। मिग 31 में करीब 16 टन से ज़्यादा आंतरिक ईंधन रखा जा सकता था और बाहरी ईंधन टैंकों के साथ यह क्षमता और बढ़ सकती थी। परिणाम यह हुआ कि यह विमान सबसोनिक गति पर लगभग 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता था। वहीं सुपरसोनिक गति पर भी इसकी परिचालन क्षमता प्रभावशाली बनी रही। हालांकि मिग 31 ने अपने पूर्ववर्ती मिग 25 की तुलना में अधिकतम गति में कुछ समझौता किया। मिग 31 की अधिकतम गति लगभग मैक 2.8 मानी जाती है। यह लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की रफ्तार है, लेकिन इसे लंबे समय तक अत्यधिक गति पर उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया था। मिग 31 की असली ताकत केवल इसकी गति नहीं थी, इसकी असली ताकत थी सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक। यहीं से यह विमान अपने समय से आगे दिखाई देने लगता है। मिग 25 में पायलट पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। मिग 31 में इस समस्या को दूर करने के लिए 2 सीटों वाला कॉकपिट बनाया गया। आगे पायलट बैठता है और पीछे एक नेविगेटर तथा हथियार प्रणाली ऑपरेटर। इससे विमान के संचालन का काम बांट दिया गया। पायलट विमान उड़ाने पर ध्यान दे सकता था, जबकि पीछे बैठा ऑपरेटर रडार, नेविगेशन, संचार और हथियार प्रणालियों को संभाल सकता था। पायलटों की सुरक्षा के लिए K-36DM इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया गया, जो सोवियत और बाद में रूसी लड़ाकू विमानों में अपनी विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध हुई। लेकिन मिग 31 की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी उसका जासलोन रडार। उस समय अधिकांश लड़ाकू विमानों में पारंपरिक रडार लगे होते थे, लेकिन मिग 31 में एक ऐसा रडार लगाया गया जिसमें फेस्ड एरे तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब था कि रडार बीम को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता था। रडार एंटीना को पूरी तरह यांत्रिक रूप से घुमाने की जरूरत नहीं थी। यह तकनीक उस दौर के लिए बेहद उन्नत थी। जासलोन रडार लगभग 200 किलोमीटर तक लक्ष्यों के पता लगाने और लगभग 120 किलोमीटर तक उन्हें निशाना बनाने के क्षमता के लिए जाना जाता था। हालांकि वास्तविक दूरी लक्ष्य और परिस्थितियों पर निर्भर करती थी। यह कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता था और एक साथ कई लक्ष्यों के खिलाफ कार्रवाई में मदद कर सकता था। यही क्षमता मिग 31 को साधारण इंटरसेप्टर से अलग करती थी। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी था, यानी अगर कोई लक्ष्य रडार से अलग तरीके से पता लगाना जरूरी हो तो विमान इंफ्रारेड सेंसर की मदद ले सकता था। मिग 31 की एक और जबरदस्त विशेषता थी उसका डेटा शेयरिंग सिस्टम। कई मिग 31 एक दूसरे से जानकारी साझा कर सकते थे। एक विमान किसी लक्ष्य को खोज सकता था, दूसरे विमान को उसकी जानकारी दे सकता था। पूरा समूह एक समन्वित एयर डिफेंस यूनिट की तरह काम कर सकता था, यानी यह केवल एक विमान नहीं था, कई मिग 31 मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना सकते थे जिसमें हर विमान की जानकारी दूसरे विमान के लिए उपयोगी हो।
आज नेटवर्क केंद्रित युद्ध की चर्चा आम है, लेकिन मिग-31 ने कई दशक पहले ही इस तरह की सोच को अपनाना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं इसके हथियारों की। मिग-31 का शुरुआती प्रमुख हथियार था R-33 हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल। इन मिसाइलों को विमान के फ्यूजलेज के नीचे लगाया जाता था। शुरुआती संस्करणों में 4 R-33 मिसाइलें प्रमुख हथियार थीं। एक मिसाइल का वजन करीब 490 किलोग्राम तक था। R-33 का उद्देश्य था दूर से आने वाले बड़े और महत्वपूर्ण हवाई लक्ष्यों को नष्ट करना। इसका इस्तेमाल खास तौर पर बम वर्षक और लंबी दूरी के विमानों जैसे लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता था। इसकी लंबी मारक क्षमता मिग-31 की भूमिका के बिल्कुल अनुरूप थी। मिग-31 को दुश्मन के लड़ाकू विमान से नज़दीकी डॉग फाइट करने के लिए प्राथमिक रूप से नहीं बनाया गया था। इसका मुख्य काम था दुश्मन के विमानों को दूर से पहचानना और उन्हें अपनी सीमा के भीतर आने से पहले रोकना। यही कारण है कि मिग-31 को एक हाई स्पीड लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर कहा जाता है। बाद के वर्षों में मिग-31 के हथियारों और सेंसर में कई बदलाव किए गए। इसके विभिन्न संस्करणों में अधिक आधुनिक मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को शामिल किया गया। इसका भूमिका भी धीरे धीरे बढ़ चुकी थी। अब यह केवल बम वर्षकों को रोकने वाला विमान नहीं रहा। इसे क्रूज मिसाइलों, टोही विमानों और दूसरे हवाई खतरों के खिलाफ इस्तेमाल करने की क्षमता भी विकसित की गई। मिग-31 की खासियत यह है कि इसे एक पारंपरिक एयर सुपीरियरिटी फाइटर की तरह समझना सही नहीं होगा। यह Su-27 जैसे अत्यधिक फुर्तीले डॉग फाइटर की श्रेणी में नहीं आता। इसका एयरफ्रेम भारी है, इसका आकार बड़ा है और इसकी डिजाइन का मुख्य उद्देश्य हवा में कलाबाजी करना नहीं है। लेकिन अगर सवाल हो कि कौन सा विमान विशाल इलाके की हवाई निगरानी कर सकता है, बहुत तेजी से खतरे की ओर पहुंच सकता है, लंबी दूरी के हथियार ले जा सकता है और दूसरे विमानों के साथ जानकारी साझा कर सकता है, तो मिग-31 की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि दशकों पुराने होने के बावजूद मिग-31 को पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं माना गया। इसकी डिजाइन एक ऐसे दौर में बनी थी जब सोवियत संघ को अपने विशाल हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए ऐसे विमान की जरूरत थी जो हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में तेजी से पहुंच सके। दूर दराज के इलाकों में जहां जमीन आधारित एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या सीमित हो सकती थी, वहां एक तेज और लंबी दूरी वाला इंटरसेप्टर बेहद उपयोगी साबित हो सकता था। मिग-31 की कहानी हमें यह भी बताती है कि किसी विमान की ताकत केवल उसकी अधिकतम गति या ऊंचाई में नहीं होता। मिग-25 ने दुनिया को अपनी रफ्तार और ऊंचाई से चौंकाया था, लेकिन मिग-31 ने उससे आगे बढ़कर रडार, सेंसर, लंबी दूरी नेटवर्किंग और हथियारों को एक ही प्लेटफॉर्म में जोड़ने की कोशिश की। इसी वजह से मिग-31 को अक्सर आसमान की उड़ती हुई एयर डिफेंस बैटरी कहा जाता है। यह एक ऐसा विमान है जो दुश्मन को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखता, बल्कि अपने सेंसर और नेटवर्क के जरिए पूरे हवाई क्षेत्र की तस्वीर समझने की कोशिश करता है। आज जब 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड एरे रडार और नेटवर्क केंद्रित युद्ध की तकनीक तेजी से आगे बढ़ चुकी है, तब भी मिग-31 की मूल अवधारणा बेहद दिलचस्प दिखाई देती है। एक भारी विमान, बेहद शक्तिशाली इंजन, लंबी दूरी का रडार, लंबी दूरी की मिसाइलें और दूसरे विमानों के साथ डेटा साझा करने की क्षमता, इन सब का संयोजन इसे साधारण लड़ाकू विमान से बिल्कुल अलग बनाता है। मिग-31 शायद दुनिया का सबसे फुर्तीला लड़ाकू विमान नहीं है, यही सबसे आधुनिक स्टील्थ विमान भी नहीं है, लेकिन इसे कभी उस काम के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसे बनाया गया था एक ऐसे शिकारी के रूप में जो बहुत तेजी से आसमान के विशाल इलाके में पहुंचे और दूर से दुश्मन को खोजे
उसकी जानकारी दूसरे विमानों तक पहुंचाए और ज़रूरत पड़ने पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करे। और यही कारण है कि अपनी पहली उड़ान के लगभग आधी सदी बाद भी MiG-31 का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक इंटरसेप्टर विमानों में लिया जाता है। यह विमान सिर्फ गति का प्रतीक नहीं है, यह उस दौर की सैन्य इंजीनियरिंग का उदाहरण है जब एक विमान को सिर्फ लड़ाकू मशीन नहीं बल्कि उड़ते हुए एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में सोचने की शुरुआत हुई थी।